किस तरीके से वो अपने पिताजी की धोती दिखा रहा था। जी। किसी ने बोला कि जेल में। नौकर रख लो, बोले वो पिताजी मेरे नौकर के थोड़े। 1942 की बातचीत चल रही थी उस समय। इंदिरा की जिद है कि वो फिरोज से शादी करेंगी। तो सुभाष चंद्र बोस की मित्रता मोतीलाल नेहरू से थी। में मोतीलाल जी द्वारा इंडिपेंडेंट अखबार शुरू किया गया जो, तो इस अखबार को शुरू करने का उद्देश्य, आवश्यकता क्या रही, और कोई ऐसी स्टोरी जो बड़ी चर्चा में रही? वो इंडिपेंडेंट अखबार का उद्देश्य ये था कि उस समय के जो अखबार थे कांग्रेस की गतिविधियों और उसको जगह नहीं दी थी। उसमें इसका संपादक को भी सजा हुई थी और संपादक ने भी सजा लखनऊ जेल में काटी। आपकी अदालत को नहीं मानता उसका मतलब है आपकी जो सीआरपीसी है, काजीरात हिंद, उसको मैं मानता ही नहीं है। नेहरू एक बड़े गंदे किस्म के इंसान थे। वो उनका चरित्र खराब था। उन्होंने देश के विकास को बर्बाद कर दिया है। इस प्रकार की बातें बहुत सारी किताबों में, मीडिया में, न्यूज में आ रही है। फोटो खींच रहा है। यदि नेहरू एडिना ऐसा सिगरेट पी रहे हैं तो उनको मालूम होगा उसका फोटो खींच रहा है। ही वॉज नॉट फूल। वो चाहते होंगे ना कि मेरे जीवन में कोई ये चीज छुप के ना बोले, खुला है। वही कोई आरएसएस के कार्यकर्ता ने छुप के तो फोटो खींचा नहीं था। प्रधानमंत्री थे उस समय, ठीक है ना। भाई आज आप बताइए कि हम अटल जी की कविताओं की चर्चा करते हैं, लेकिन हम कभी अटल जी के साथ मिसेस कौल के रिश्तों की चर्चा तो नहीं करते ना। बिल्कुल। वो उनका व्यक्तिगत जीवन है भाई। इसकी खासियत है इसमें बहुत सारे चित्र हैं नेहरू जी की, केवल चित्रों के। माइकल बीचर का जो है ये हिंदी में उपलब्ध है किताब, और मोतीलाल बनारसी दास ने छापी। ये बायोग्राफी बहुत शानदार लिखी। तो मुझे लगा कि मैं संतुष्ट हूँ। मेरा जो उद्देश्य था, मैं कोई इतिहास नहीं लिखना चाहता, मैं एक रोचक किताब लिखना चाहता था जी। और रोचक किताब को प्रामाणिक थी। बिल्कुल। तो उसमें मुझे लगा कि मेरी कोशिश सफल रही है। जो पेंगुइन से हाल ही में प्रकाशित हुई, जवाहरलाल हाजिर हो, ये किताब इस समय ऑनलाइन चर्चा में है और इसके जिक्र हो रहे हैं। लेकिन इस किताब में जो नेहरू जी का एस्पेक्ट दिखाया है जेल जीवन को लेकर के, और इसमें जो आपने बैक कवर में बात लिखी है कि ये अनाम सेनानी, जो स्वतंत्रता सेनानी है, उनके संघर्षों का भी एक दस्तावेज है। नेहरू जी के स्वतंत्रता सेनानियों से जो संबंध रहे, या सुभाष चंद्र बोस के साथ भी जितनी चीजें चलती हैं, क्या सच है क्या रूमर्स है, उन पर हम आपसे बात करेंगे। लेकिन पहले इस किताब में जेल जीवन में जो मुझे प्रमुख बात लगी, वो अपने पिताजी के साथ 88 दिन की कैद में है। मैं आज के परिप्रेक्ष्य में देखता हूं तो पिता पुत्र साथ नहीं बैठते। 88 दिन की जेल, पिता मोतीलाल, पुत्र जवाहरलाल, कैसे संबंध दोनों के रहे, इसके बारे में बताएं। मैंने इस दौर को जितना पढ़ा तो मैंने देखा कि जवाहरलाल अपने पिताजी से बहुत डरते थे, लेकिन उनकी खासियत होती थी वैचारिक रूप से जहाँ असहमति होती थी उसको रख देते थे, और उनके बीच में जो संबंधों की प्रगाढ़ता है वो इतनी तगड़ी थी। क्योंकि यदि जवाहरलाल नेहरू उनके इकलौते पुत्र थे मोतीलाल जी के, और इस दौर में पुत्र के प्रति मोह स्वाभाविक एक प्रक्रिया थी। आप एक रिश्ता देखो कि इसके अंदर एक घटना आती थी किस तरीके से वो अपने पिताजी की धोती दिखा। किसी ने बोला कि नौकर रख लो, बोले वो पिताजी मेरे नौकर के थोड़े। तो ये उनके पिता के प्रति अनुराग को भी दर्शाता। लेकिन यदि अपन पूरी किताब देखो, जब मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी बना देते हैं, नेहरू जी से गांधी जी से असहमत होकर अलग हो जाते हैं, उस समय जवाहरलाल अपने पिताजी से असहमत होते तो गांधी के साथ भी होते हैं। तो ये आप देखिए कि हम आज जो आज की राजनीति वालों को देखना चाहिए कि हम वैचारिक असहमति का मतलब समझ लेते हैं कि व्यक्तिगत दुश्मनी। उस समय वैचारिक असहमति में लोग एक पार्टी में रहते थे, एक दल में साथ में रहते थे, अपनी असहमतियां रखते थे और उस पर बात रखते थे, चाहे वो संबंध पिता पुत्र का ही क्यों ना हो। असहमति का साहस, असहमति का साहस होता था। सुभाष चंद्र बोस से लेकर जितनी चर्चा होती है, अब असल में आप यदि देखें तो सुभाष चंद्र बोस की मित्रता मोतीलाल नेहरू से थी। मोतीलाल नेहरू जब खुद अस्वस्थ हुए, कमला जी की सेहत की बात थी, तो वो सुभाष चंद्र बोस को लिख रहे, सुभाष मुझे कोलकाता आना है और मुझे ऐसी जगह व्यवस्था करना है जहां पर कोई बहुत ज्यादा लोग डिस्टर्ब ना करे, और सुभाष चंद्र बोस को व्यवस्था कर रहे हैं। उनके आप यदि पत्रव्यवहार देखो, उनकी बातचीत देखो, तो आपको लगेगा कि ये लोगों के मन में इतना बड़ा एक दूसरे के लिए रिगार्ड था। और वो रिगार्ड एक दूसरे के लिए क्यों था? क्योंकि सब
अपने उद्देश्य पे केंद्रित। सबका एक उद्देश्य था, हाँ। भारत आजाद हो, भारत एक अच्छा देश बने। सुभाष चंद्र बोस का आपने जिक्र किया, इनके विषय में ये कहा जाता है कि जब वो अंतिम दिनों में गुमनामी बाबा बन गए तो उस दरमियान नेहरू जी से आर्थिक सहायता, उनकी पुत्री को आर्थिक सहायता, इस तरीके की चीजें आती हैं। इस पे कितना सच है, कितना रूमर है, देखिए, ये आपसे तो जानना गुमनामी चाहेंगे। बाबा वाला तो मामला इसलिए है क्योंकि सस्पेक्टेड है। बिल्कुल। अभी तक की जितनी भी जांच हुई है हाँ। उसके अंदर मालूम पड़ा कि वो शहीद हो चुके थे। बिल्कुल। लेकिन ये तो अभी नरेंद्र मोदी जी ने जितने सुभाष चंद्र बोस के दस्तावेज ओपन किए उसमें लिखा आ रहा है कि अंतिम समय तक उनकी बेटी मिली और उनको भारत सरकार और कांग्रेस की तरफ से उनको आर्थिक सहायता दी जाती थी। हम उन लोगों का यानी देश की आजादी को लेकर इतना बड़ा उद्देश्य था कि व्यक्तिगत तनाव कि मैं कांग्रेस का अध्यक्ष बन जाऊं और ना बन जाऊं, इस तरीके के कोई उनके बीच में सरोकार ही नहीं। आप देखिए कि नेहरू को आप देखिए, तो आप इस किताब को जब आप देखेंगे, इस किताब को लिखने का मेरा उद्देश्य आप देखिए कि एक व्यक्ति जो 1916 से शुरू कर रहा है और 1945 तक अपने परिवार में एक एक को खो रहा है, अपने घर की संपत्ति को देश को दे रहा है, बिल्कुल अकेले रह गए, कोई नहीं बचा उनके पास। कार नीलामी का बड़ा इसमें जो है अच्छा रोचक वो पृष्ठ है, जब मोतीलाल नेहरू जी गुजर जाते हैं और सारी संपत्ति नेहरू जी की हो जाती है और कार की जो है 1500 नीलामी होती है। जी 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 जी। होता है कि कौन सी फिएट कार थी शायद? ये फिएट शायद जी। उसमें यह था कि इनके ऊपर जुर्माना किया गया था। ये तो कभी कोई सजा और जुर्माना तो इन्होंने भरा ही नहीं, इनको हर बार जुर्माना किया नेहरू जी ने, है ना। इनको पहले भी जुर्माना हुआ जब पुलिस बल आया वहां पर कुर्की के लिए, तो उन्होंने बोला नेहरू जवाहरलाल नेहरू का नाम तो कोई प्रॉपर्टी नहीं, पूरी प्रॉपर्टी तो मोतीलाल के नाम जी, तो वापिस चले गए। लेकिन जब पंडित मोतीलाल जी गुजर गए उसके बाद वाला जो केस है जी, वो देशद्रोह का थी। हाँ। तो इन पे 900 रुपए का जुर्माना लगाया गया। तो जब ये पूरा नहीं कहते उनकी संपत्ति कुर्क करने के लिए वहां के और एक अखबार में विज्ञापन छपा, फिर वो जब कार बिकी तो उस कार 1500 रुपए बिकी, 900 रुपए सरकार ने ले लिया, उसके बाद में बोल दिया बाकी हमने टैक्स नहीं कर लिए। तो वो एक ऐसी घटना है, अकेले कार में उनके सब रिश्ते खत्म हो गए, एक एक करके चले गए। अब आप सोचो कि जब 1942 की बातचीत चल रही थी उस समय इंदिरा की जिद है कि वो फिरोज से शादी करेंगी, वो भी अलग हो रही है। जाहिर है कि एक परिवार अकेला आदमी है वो। आप सोचिए, संघर्ष सोचिए 1916 से लेकर 1945 तक लगातार संघर्ष। 3259 दिन के जीवन का जिक्र किया। पर इसमें एक जिज्ञासा ये थी इस किताब में, जैसे गांधी जी का जो एस्पेक्ट है उसमें उनकी बा का जो पहलू, उस पर कुछ किताबें चर्चा में आ गई हैं, लेकिन पंडित नेहरू का 1916 में जो ब्याह हुआ कमला कौल से, उनका किरदार इतिहास के पन्नों में उतना सामने नहीं आ पाया। उनके बारे में कोई जानकारी आप रखते हैं? देखिए, कमला जी जो थी लगातार उनके परिवार की जो महिलाएं थी, जब कभी भी धरने पे गई, जो नमक आंदोलन जी, उसमें वो शामिल थी। वो कई आंदोलनों में शामिल हुई, लेकिन दुर्भाग्य हुआ कि ये बहुत छोटी उम्र की थी, कम उम्र में उनका ब्याह हो गया था और इनको शुरुआती दिनों में उनकी से बीमार रहने लगी थी, टीबी थी इनको। और क्योंकि घर में कोई केयर करने वाला नहीं था, जो थे जवाहरलाल जी को समय नहीं था, घर में पारंपरिक घरों में जैसा होता है वैसे ही था। और एक समय तो ऐसा भी था कि पूरा घर में तो औरतें हैं ना, आदमी सब जेल में, केवल घर में बच्चे रहते हैं। कमला जी जेल में, तो उनका एक चूंकि एक लंबा समय बीमारी और उसमें निकल गया, तो शायद मुझे लगा कि कोई उनके ऊपर बहुत गंभीर रिसर्च शोध नहीं हो पाया, जैसा रामेश्वरी नेहरू पे हुआ या स्वरूप रानी पे जो उनकी मदर थी उनके ऊपर, वो ऐसा कमला जी पे बहुत अधिक। इसमें मोतीलाल जी द्वारा इंडिपेंडेंट अखबार शुरू किया गया जो, तो इस अखबार को शुरू करने का उद्देश्य, आवश्यकता क्या रही, और कोई ऐसी स्टोरी जो बड़ी चर्चा में रही इसके जितने दौरान ये अखबार छपा?
वो इंडिपेंडेंट अखबार का उद्देश्य ये था कि उस समय के जो अखबार थे कांग्रेस की गतिविधियों और उसको जगह नहीं देते थे, तो इन्होंने बोला हम अपना अखबार शुरू करेंगे। और साउथ से मतलब केरला से जो मिस्टर जॉर्ज उनको उनका इसका संपादक बनाया गया था, और संपादक बनने के बाद ही जो इसमें जो मिनट्स छपे थे कांग्रेस के, तो उसके बाद में इस अखबार पर भी देशद्रोह का आरोप लगा था। और जिसमें मोतीलाल नेहरू को सजा हुई है उसमें इसका संपादक को भी सजा हुई थी, और संपादक ने भी सजा लखनऊ जेल में काटी। अच्छा। हाँ, इससे जॉर्ज भी जेल में थे, जॉर्ज। उसी में थे जब पिता पुत्र साथ में है तब जॉर्ज भी वहीं पे थे। तो ये अखबार का उद्देश्य ये था कि कांग्रेस की गतिविधियों को लोग छापते ही नहीं थे, तो उन्होंने हम अपना अखबार शुरू करेंगे। बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाया क्योंकि फिर सबका जेल आना जाना शुरू हो गया, ऐसा हुआ, तो फिर अखबार को इतना केयर नहीं कर पाया। जी। इसमें अदालती कार्रवाइयों का जो जिक्र इस किताब में आता है जवाहरलाल हाजिर हो में, इसमें एक वाजिब सा जिज्ञासा ये भी होती है कि विलायत से विधि की पढ़ाई करके आने वाले नेहरू जो खुद पुत्र हैं उनके, जिनका एक बड़ा कद है वकालत में, उनके द्वारा अदालती कार्रवाइयों में अपने हक में या अपने बचाव में दलील रखने के बजाय चुप्पी साधते वो दिखते हैं इस किताब में कई जगह पे, जबकि वैचारिक अभिव्यक्ति उन्होंने की है बाद में अपने लिखित बयानों में अदालत के दौरान, ये कि हम लिखित बयान में। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि जबकि जेल के अंदर लेखन कार्य प्रगति पर चल रहा है तो उन्होंने कई बार चुप्पी ऐसी क्यों साधी कि बचाव पे, या बयान देना ही उचित नहीं समझा पब्लिक के लिए? देखिए, पंडित नेहरू के जितने 9 मुकदमे हैं जी। उसमें से आप देखेंगे सब में एक समानता। पहले चीज तो उन्होंने बोला कि मैं आपकी अदालत को नहीं मानता हूँ, आपकी अदालत को नहीं मानता, उसका मतलब है आपकी जो सीआरपीसी है, कायदे हिंद, उसको मैं मानता ही नहीं है। और दूसरी चीज है कि वो कहता है कि यस मैंने कानून को तोड़ा है। उन्होंने कभी नहीं बोला कि मैंने ये नहीं किया, कभी उन्होंने बोला कि मैंने भाषण नहीं दिया, कभी उन्होंने ये नहीं बोला कि मैंने नमक नहीं तोड़ा। लेकिन मजेदार चीज होती है कि हर बार क्या होता था, वो कहते थे हाँ मैंने ये किया है। दूसरा कहते थे कि मैं चूंकि मैं आपकी अदालत और आपके शासन को मानता ही नहीं, इसलिए मैं अपनी कोई सफाई नहीं दूंगा। देखिए, कोर्ट में किसी मुजरिम को सफाई देने का अवसर इसलिए मिलता है कि वो अपने में निर्दोष साबित कर सके ताकि उसको सजा ना हो। नेहरू जी कहते थे कि मैं निर्दोष नहीं हूँ, मैं आपका कानून ही नहीं मानता हूँ, आप कौन है मुझको दोषी ठहराने वाले। ठीक है ना, इसीलिए उन्होंने कभी भी जो उनके लिखित है उसमें भी वो ये बता रहे हैं कि मैंने ये किया है, उन्होंने अपनी सफाई नहीं दी है इसमें किसी ने भी। तो उनकी जो खासियत है कि उन्होंने बोला कि मैं आपका कानून नहीं मानता हूँ। और तीसरी चीज, लगभग हर मुकदमे में वो मजेदार चीज करते थे कि वो बताते थे कि आपका जो व्यक्ति मेरे भाषण को या मेरे हिस्से को शॉर्ट हैंड ले रहा है और उसका तर्जुमा कर रहा है अंग्रेजी में, वो भ्रष्ट है, वो सब चीजें मैंने बोली नहीं है, इसलिए मैं अपना बयान लिखित दे रहा हूँ। वो कहते थे कि क्योंकि वो सीआईडी के लोग क्या होते थे कि शॉर्ट हैंड में लिखते थे, और फिर उसको आकर अंग्रेजी ट्रांसलेट करके कोर्ट में पेश करते थे। हर बयान में नेहरू जी ने बोला कि आपका जो सीआईडी का आदमी है जो बयान नोट कर रहा था और जिसने ट्रांसलेट किया, भ्रष्ट किया, वो नौकरी करने लायक ही नहीं, इसलिए मैं लिख के दे रहा हूँ कि मैंने ये कहा है, अब आपको जो करना हो कर लो। क्या वो अपनी सफाई देने के लिए नहीं दे रहे लिख के, तो कह रहे हाँ मैंने किया ही है लेकिन मैंने ये कहा है, आपका आदमी गलत कह रहा है। इसमें नेहरू जी का एक बात ये भी आई कि पहली जेल जब गए तो उनको डर भय उस तरीके की चीजें थी पहले, और बाद में जब जेल जाना लगे तो उनको वो आनंद मिलने लगा जो एकांतिक सुख व्यक्ति ढूंढते हैं। शुरुआती दौर में बयान न देना उसके कारण आपने बताए। इसमें सर ये जानना चाह रहे थे कि इस किताब को मुकम्मल करने में ये विचार कहाँ से आया कि नेहरू जी के इस एस्पेक्ट पर किताब लिखनी चाहिए? जैसे आपने शुरुआत में, इंटरव्यू की शुरुआत में जिक्र किया था कि बाल साहित्य का यहाँ से जुड़ा हुआ, ये किताब नेहरू जी पर ये विचार कैसे आया और इसको किताब छप जाने तक के में कितना समय लगा, क्या प्रयास लगे? क्योंकि इसमें मैं देख पा रहा हूँ कई फोटोग्राफ्स ऐसी हैं जो कि ढूंढ के निकाली गई हैं, और कि मतलब नेहरू जी की उस जेल में जिसमें वो कुछ दिन भी रुके वो इस समय कैसी दिखती है उसकी फोटोग्राफ भी इस किताब में उपलब्ध है। तो इसमें क्या संघर्ष, कितना समय और क्या विचार से किताब लिखी गई? एक्चुअली लगभग 7 साल पहले मेरे दिल में एक विचार आया था जब नेहरू के बारे में अलग अलग मीडिया से इस तरीके की चीजें आ रही थी कि नेहरू एक बड़े गंदे किस्म के इंसान थे, वो उनका चरित्र खराब था, उन्होंने देश के विकास को बर्बाद कर दिया, इस प्रकार की बातें बहुत सारी किताबों में, मीडिया में, न्यूज में आ रही। हमने अपने बचपन से जो पढ़ा, हमने जो फ्रीडम स्ट्रगल को पूरा पढ़ा,
उनको लगता था कि जवाहरलाल नेहरू का जो डेवलपमेंट का मॉडल है इंडिया का, उसी के कारण आज हम एक सशक्त संस्थाओं के साथ खड़े हैं। और हम देखते हैं कि यदि आज का नेशनल बुक ट्रस्ट या एनसीईआरटी या साहित्य अकादमी नहीं होते तो क्या हम इतना पठनशील समाज बना पाते? तो जिस व्यक्ति ने उस दूरदर्शिता से काम किया है, क्या वो इस तरीके का था? और दूसरी चीज है कि उस समय किसी व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर उठ कर बोला कि बताओ, सावरकर को काला पानी हुई और नेहरू को तो देहरादून की जेल में रखा गया, और ये लोग तो मौज काट रहे थे बी क्लास की, और फलाने को फांसी की सजा हो गई, इनको फांसी की सजा क्यों नहीं हुई? मैं अच्छी तरीके से जानता था कि राजनीतिक बंदी होना और एक क्राइम में फांसी होना, ये दो अलग अलग मसले थे। सरदार भगत सिंह शहीद हुए थे, उनके ऊपर एक हत्या का आरोप था, ठीक है ना? तो वो दो अलग अलग मसले थे। लेकिन तब मेरे को लगा कि यार कम से कम हमको भी तो जानना चाहिए कि आखिर जैसे कांग्रेस में ही लोग कह रहे हैं कि नेहरू जी 9 बार जेल गए, 3200 बार इतने दिन जेल गए, क्यों गए? आम आदमी को मालूम ही नहीं वो क्यों गए। वो जेल में जा रहे थे तो वहां क्या कर रहे थे? वहां जेल में जाकर उनकी किस तरीके की आजादी का आंदोलन कैसा चल रहा था? हाँ। जब मैंने इसको पढ़ना शुरू किया तो शुरुआत में बहुत सारे दस्तावेज जुड़े, नीचे दस्तावेजों को हम कंपाइल करें। जब कंपाइल कर लिया और जब मैंने पढ़ना शुरू किया, मुझे लगा यार तो बड़ा बोझिल की चीज है, इसको आम आदमी पढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर वो अदालती भाषाएं हैं, अदालती कॉम्प्लिकेशन है, कौन पढ़ेगा? फिर इसको मैंने लगभग 2 साल पहले सामान्य रूप से लिखना शुरू किया, और जब दिसंबर 2023 में नेशनल बुक ट्रस्ट से मुक्त हो गया, तो फिर मेरे पास में दिन में 7-8 घंटे का समय रहा। मेरे बहुत सारे मित्रों ने बहुत सारी पठन सामग्री अवेलेबल कराई, कुछ आर्काइव्स में है, मेरे मेमोरियल में, इधर से उधर से, जो हो सका। क्योंकि मेरा उद्देश्य था कि मुझे किसी एकेडमिक के लिए किताब नहीं लिखनी है, मेरे को तो एक ऐसे आदमी के लिए किताब लिखनी है जो सड़क चलता है, 10वीं पास है, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का शिकार है, या जिसको मनोरंजक चीज पढ़नी है। तो मैंने इस पूरी किताब की भाषा को उस तरीके से ट्रीट करने की कोशिश की, इसको एक जिसको कहना चाहिए कि कहानी के रूप में ढालने की कोशिश की, जिससे कि इसको लोग रोचकता से पढ़ें। और निर्भय ऑब्वियस है कि एक जगह मुझे लगा 5वीं जेल यात्रा के बाद कि नेहरू जी थक रहे, वो चाहते थे कि मैं जेल नहीं जाऊँ। उन्होंने कोशिश किया कि अब मैं किसी आंदोलन में भाग ले लूँ कि मुझे जेल ना जाना पड़े, लेकिन उनके अंदर की जो स्ट्रीम थी, जो उनकी आत्मा में गांधी बैठ गया था, वो उनको मौन नहीं बैठने देता। जी। तो ये कुछ चीजें थी। क्या इनमें से सर ये भी एक उद्देश्य था कि नेहरू को लेकर के जो भ्रमजाल या आलोचनाएं निजी जीवन वाली फैलाई जाती हैं सोशल मीडिया पे, वो लॉर्ड माउंटबेटन का फोटो हो, तमाम चीजें, क्या इस पर इस करेक्टर को भी दिखाने का एक ये थॉट था कहीं दिमाग में, पीड़ा थी मन में? एक्चुअल मैं उस हिस्से तक उनकी व्यक्तिगत जो उनके चरित्र हनन का आरोप लगाते हैं उसको बहुत ज्यादा छेड़ा है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है कि ये आप जितनी कीचड़ को सफाई करोगे ना, तो कीचड़ बाहर निकल के और फैल जाएगी, ठीक है ना? देखिए, एक मेरा एक निजी राय है कि कोई सार्वजनिक जीवन में कोई व्यक्ति है, वो राजनीति में इस देश को क्या दे रहा है, उसकी विचारधारा क्या है, उसके कर्म क्या है, हमको उसके अंदर बात करना चाहिए। हर आदमी कपड़े के अंदर नंगा है, हर आदमी हमाम में जाता है तो नंगा ही रहता है। दुनिया में कौन ऐसा आदमी है जो सेक्स नहीं करता है, या दुनिया में ऐसा कौन सी लोग हैं कि जिनकी अभिलाषा ये सब नहीं होती? बिल्कुल। हमें उसके कपड़े के अंदर क्या, उसको झांकने की क्या जरूरत है? गांधी जी ने तो खुलकर इस पर लिखा भी। ठीक है ना? हमें उन सबको झांकने क्या। अच्छा एक चीज बताइए, नेहरू की तो सबको मालूम भाई फोटो खींच रहा है, यदि नेहरू एडिना ऐसा सिगरेट पी रहे हैं तो उनको मालूम होगा उसका फोटो खींच रहा है। यू आर नॉट फूल। वो चाहते होंगे ना कि मेरे जीवन में कोई ये चीज छुप के ना बोले, खुला है। भाई कोई आरएसएस के कार्यकर्ता ने छुप के तो फोटो खींचा नहीं था, प्रधानमंत्री थे उस समय, ठीक है ना? भाई आज आप बताइए कि हम अटल जी की कविताओं की चर्चा करते हैं, लेकिन हम कभी अटल जी के साथ मिसेस पॉल के रिश्तों की चर्चा तो नहीं करते ना। वो उनका व्यक्तिगत जीवन है भाई। क्या किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत जीवन, भावनाएं, रिश्ते नहीं हो सकते क्या? बिल्कुल। इस किताब में सर नेहरू जी के जीवन में तमाम एस्पेक्ट जो हैं, उसमें जेल जीवन की चीजों को आपने खींचा है, और इसमें वो तमाम चीजें हैं जिन तक पहुंचने के लिए तमाम सारा धैर्य और तमाम सारे दस्तावेज और मोटी किताबें खंगालनी
पड़ेगी किसी भी पाठक को, वो आसानी से इस किताब में विद सोर्स एंड कोटेशन उपलब्ध है, चाहे नाभा का नाटक हो और नेहरू के माफीनामे का भी बड़ा रोचक इसमें जिक्र आता है। तो हम जरूर चाहेंगे कि पाठकों तक ये किताब पहुंचे और आपको भी अच्छी प्रतिक्रिया पाठकों से मिल रही है, कैसी प्रतिक्रिया आ रही है लोग ये? अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग इसको पढ़ रहे हैं जी। और वो खुश हैं कि मैंने जो कोशिश की, क्योंकि मैं तो इतिहास का विद्यार्थी नहीं हूँ, मैं तो अपने जीवन में एकेडमिक में तो मैंने मैथमेटिक्स से एमएससी किया और गणित पढ़ाता था डिग्री कॉलेज में। इतिहास तो मैंने बिपिन चंद्रा के साथ में रहकर और उन सब चीजों से करना शुरू किया, तो मुझे लगा कि मैं संतुष्ट हूँ। मेरा जो उद्देश्य था, मैं तो इतिहास नहीं लिखना चाहता था, मैं एक रोचक किताब लिखना चाहता था जी। और रोचक किताब को प्रामाणिक थी। बिल्कुल। तो उसमें मुझे लगा कि मेरी कोशिश सफल रही है और इस सफल कोशिश का ही परिणाम है कि लंबे समय तक अमेजन सर की साइट पे किताब टॉप पे रही है अभी। तो उसका असर है। ये 300 रुपए के मूल्य पर जो है अमेजोन या अन्य सोशल मीडिया अभी प्लेटफॉर्म पर। अभी तो और उन्होंने कम कीमत कर दी थी, बीच में 14 नवंबर को तो 209 रुपए में ही दे रहे थे। अच्छा, पेंगुइन पब्लिकेशन से किताब आई। हम्म। आपकी किताब तो लोगों तक पहुंच रही है, लोग पढ़ भी रहे हैं और ये जिज्ञासा भी है कि जो पाठक नेहरू जी को और जानना चाहे, आपकी किताब के अतिरिक्त नेहरू जी के जीवन पर पढ़ना चाहें, तो नेहरू जी की जैसे बायोग्राफी जो है उसमें डिस्कवरी ऑफ इंडिया है और मेरी कहानी, इन दोनों किताबों में जो नेहरू जी लिख गए हैं, कहाँ से शुरू करना चाहिए एक नॉर्मल पाठक को? मेरे हिसाब से सबसे पहले मेरी कहानी पढ़ना चाहिए किताब को। जी। इसके अलावा यदि कोई आदमी पढ़ना चाहता है नेहरू जी की सबसे बायोग्राफी, तो माइकल विचर का जो है ये हिंदी में उपलब्ध है किताब, और मोतीलाल बनारसी दास ने छापी ये बायोग्राफी बहुत शानदार लिखी। तो आप देखिए बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो नेहरू पे, अब जैसे कि ये वाली किताब आप देखिए, ये पीएन टंडन की किताब है, इसमें नेहरू जी के जीवन की छोटी छोटी घटनाएं, यानी ये बायोग्राफी टाइप नहीं, आप देखेंगे एक एक दो दो पेज की छोटी छोटी घटनाएं। जी। तो कुछ किताबें जो मुझको भी पसंद आई उसको जरूर देखना चाहिए। और मेरी कहानी तो किताब यही है। पीयूष की ये किताब भी बहुत अच्छी है, आधुनिक रूप से मनुष्य नेहरू जी के मिथक के ऊपर है, उसने बहुत ताकत से किताब लिखी है, ये किताब को जरूर पढ़ना चाहिए। इसके अलावा हमने एक जो मेरी पसंद की किताब थी, जिसको मैंने पसंद किया था, वो नेहरू के जेल के अनुभव को लेके मुशीरुल हसन की ये जो किताब है, ये बहुत अच्छी किताब है, जिसने मेरे को बहुत मदद किया। तो कई ऐसी किताबें आप देखेंगे कि यहाँ लाइन से हमने बहुत सारी किताबें केवल नेहरू पे ही कि एक ये नेशनल बुक ट्रस्ट का किताब था, जवाहरलाल नेहरू संघर्ष के दिन अर्जुन देव की किताब, ये भी बहुत चर्चित किताब रही है और इसके अंदर अच्छे दस्तावेज। तो ये बहुत सारी ऐसी किताबें थी जिन्होंने मुझे मदद की और मैं चाहूंगा कि लोग उसको पढ़ें। और इवन पब्लिकेशन डिवीजन की बहुत छोटी छोटी किताबें हैं जिनको लोगों को देखना चाहिए। अब वो पता नहीं वहां पर अब मिले कि ये कथा जवाहर की बच्चों के लिए किताब थी, ऐसे ये ताराजी बेग की किताब थी, ये नेशनल बुक ट्रस्ट की थी, ये बलराम नंदा की किताब थी, जो इसमें इसकी खासियत है इसमें बहुत सारे चित्र हैं, केवल चित्रों के दस्तावेज। इसमें छोटी सी किताब से भी कई बार 4 लाइन की भी मदद मिली है मुझे, तो मेरे को अच्छा लगा है। आप देखिए कई अच्छे दस्तावेज हैं और आपने निसंकोच तौर पे सोर्सेस भी जिक्र किए जहां से किया है। ये सीबीटी की किताब नेहरू पे थी, तो बड़ी पुरानी किताब है ये, चेरापति राव की। तो ये छोटी छोटी किताबें जो जिन लोगों को वास्तव में पढ़ना चाहिए, इन छोटी किताबों से शुरू करना चाहिए। उसके बाद में फिर मेरी कहानी को पढ़ेंगे तो उसके अंदर तो पूरा नेहरू अपनी बात को कह रहे हैं, क्योंकि ये किताब ऐसा है कि एक दूसरा व्यक्ति नेहरू को किस नजरिए से देख रहा है, उसको भी हमको देखना जरूरी है। आप यदि कोई बहुत छोटी सी किताब पढ़ना चाहे, भारत की खोज जो है एनसीईआरटी ने किताब छापी हुई, बहुत पतली सी है, और उसको एवरेज वर्जन के रूप में आपको समझने के लिए, नेहरू की सोच को समझने के लिए भारत की खोज की काफी किताब है। ये एनसीईआरटी में कम कीमत की किताब, इसको देखना चाहिए लोगों को।